हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि 2023 के अंदर एमए हिंदी के लिए एंट्रेंस देने वाले हैं। तो आप लोगों का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, वो यहाँ पर क्या रहने वाला है उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आपके फॉर्म आएंगे तब हम आपको इन्फॉर्म करेंगे फॉर्म को कैसे फिल करना है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आप फिल कर सकते हो और आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। काफ़ी सारा क्राइटेरिया होता है जो कि आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। अगर आप 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप चैनल को ज़रूर से यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको सिलेबस समझाने से पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, चाहे आपको जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, चाहे आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है बीएचयू में, या फिर इस साल आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है डीयूईटी पहले इसका होता था, तो अभी यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपको सीयूईटी से गुजरना पड़ेगा, है ना। तो आपका जो कोड इसमें रहता है वो एक कोड रहेगा PGQP06। इसी कोड के माध्यम से आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। मतलब कंबाइंड आपका पेपर होगा, बात को समझिए, एक ही पेपर होगा, एक ही पेपर के माध्यम से अलग अलग यूनिवर्सिटी में आप काउंसलिंग यहाँ पर करवा सकते हैं। तो जब फॉर्म आएगा तो हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करनी है। ये सारी चीज़ें हम लोग हमारे इसी चैनल के माध्यम से आपको आगे भी समझाएंगे। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आपका जो सिलेबस है इसको कुछ इस तरीके से इन लोगों ने डिज़ाइन कर रखा है। और हिंदी साहित्य का जो आपका सिलेबस है, क्वेश्चन लगभग सिलेबस से ही आते हैं। यहाँ पे अदर सब्जेक्ट की बात करें तो वहाँ पे क्वेश्चन थोड़े बहुत बाहर आ जाते हैं, बट हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है काफ़ी बड़ा सिलेबस है, तो इसको आपको डिटेल से यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट इन्होंने जो है सिलेबस को मेंशन करा है, मतलब यहाँ पे आपको बताया है। तो पहला पॉइंट जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। अब हिंदी साहित्य का काल विभाजन आपको पता है कि किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया है, अलग अलग जो है लोगों का यहाँ पर नाम आता है, जिसमें हम लोग सबसे सटीक मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन जो इन्होंने किया था, ठीक है, वो आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मेनली इस पॉइंट का मतलब यही है कि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है वो आपको देखना है। सभी का आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाले पे आप खासकर जो है ज़्यादा उसको पढ़ सकते हो, डिटेल से उसको पढ़ सकते हो। क्वेश्चन जो है वहाँ से पूछे जाते हैं, पर्सन वहाँ से आते हैं, सवाल आपके वहीं से पूछे जाते हैं। नंबर 2 पे जो यहाँ पे इन्होंने जो लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, वो आपका केवल काल विभाजन था। हालांकि जब पॉइंट टू पॉइंट आप पढ़ेंगे तो उसमें यह वाला पॉइंट भी आपका कवर होता है, लेकिन इन्होंने इसको अलग से और लिख दिया ताकि स्टूडेंट को और क्लियर हो जाए कि भाई हमें पढ़ना क्या है, समझ गए। तो यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, आदिकाल से लेके आधुनिक काल तक, ठीक है, आदिकाल से आधुनिक काल तक। ये जो काल विभाजन, ये जब आप पहला वाला पॉइंट जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको जब आप पढ़ेंगे तब जो है आपको नीचे वाला पॉइंट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि भाई हमें काल विभाजन किसका पढ़ना है, कौन से काल तक हमें पढ़ना है। ये जब आप ऊपर वाला पॉइंट क्लियर करेंगे तभी आपको यहाँ पर समझ आएगा। अगर आप हिंदी साहित्य के जो है स्टूडेंट नहीं है, हिंदी साहित्य आपके नहीं रहा है, तो भी जो है जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो। हालांकि बीएचयू में आपको ये क्राइटेरिया क्लियर करना होता है, बट जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में आप विदाउट हिंदी भी अपना एडमिशन यहाँ पर करवा सकते हैं। लेकिन इसका जो कट ऑफ है वो आपका जाता है 96, 97, और जेएनयू में एक्चुअली डिप्रीवेशन पॉइंट का भी एक क्राइटेरिया होता है। तो ये सारी चीज़ें खैर हम आपको समझाएंगे, इसीलिए बोल रहा हूँ कि चैनल पे आप लोग बने रहिए। काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो कि हमें बाद में भी आपको बतानी होती है। अब देखिए इसी पॉइंट के अंदर इन्होंने प्रमुख रचनाएं, मतलब कि जो हिंदी साहित्य के काल विभाजन में जितने भी आपके लेखक होंगे, जो कवि आपके होंगे, उनकी प्रमुख रचनाएं जो है, मतलब रचनाकार और प्रमुख जो उनकी रचनाएं हैं, इन्हीं आदिकाल से लेके आधुनिक काल में जितनी भी रचनाएं हुई है, जितने भी रचनाकार हुए हैं, या फिर उन्होंने जितने भी प्रवृत्तियां जो लिखी है, उन सब का आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो ये आपका, अब आपको देखने में तो सिलेबस काफ़ी छोटा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये सिलेबस छोटा नहीं है, ये आपका बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है। बट इसको आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, है ना।
तो आपको ये समझ आ गया, ये इसी वाले पॉइंट में इन्होंने क्लियर करा है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इतिहास में आपका आदिकाल से आधुनिक काल है, और आदिकाल से आधुनिक काल में कौन कौन से रचनाएं लिखी गई है, कौन कौन से रचनाकार थे, क्या उनकी प्रवृत्तियां थी, क्या उनके विचार थे, वो सब आपको देखना होता है। फिर नंबर 3 पे जो पॉइंट है उसमें है हिंदी साहित्य की विविध विधाएं और रचनाकार। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या लिखा है, जिसमें कि हम टारगेट करते हैं उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, निबंध है, आलोचना है। ठीक है, इन सब को और अन्य गद्य विधाएं है। तो ये सारी की सारी किस्में आएगी आपकी, मतलब ये जो थर्ड पॉइंट है इसके अंदर इन सब को इन लोगों ने क्या किया, कवर अप किया है। इनको सबको आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। किसने कौन सा नाटक लिखा है, कौन सा उपन्यास लिखा है, कौन सा ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये सब है, किसने किसकी आलोचना की है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। फिर अब नंबर 4 पे इन्होंने जो पॉइंट लिखा है वो प्रयोजन मूलक हिंदी विविध रूप। तो इसको भी आपको जो है डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। जब ऊपर वाला आप पढ़ेंगे तभी आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा। मैं आपको बुक्स भी बताऊंगा कि भाई कौन सी बुक्स आप रेफ़र कर सकते हो, मतलब पढ़ सकते हो, है ना। और 5 नंबर पॉइंट पे है जनसंचार माध्यम में हिंदी। इसका भी महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। जब आप आधुनिक काल में आएंगे, आदिकाल से फिर आधुनिक काल की तरफ बढ़ेंगे, मतलब आधुनिक काल में आप आ जाएंगे, तो जनसंचार के जो माध्यम थे उनका मतलब उनको जो है यहाँ पे वैल्यू दिया गया। तो वो आपको आधुनिक काल में ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब उसमें कौन कौन से है वो भी आप देख सकते हो कि भाई इन्होंने अलग से सारा मेंशन कर रखा है। जैसे समाचार पत्र है, पहले आदिकाल में तो ये नहीं था, लेकिन आप जब आगे बढ़ोगे धीरे धीरे पत्र पत्रिकाएं आएगी। ठीक है, उनका विकास होगा, लिखने वाले समाचार पत्र यहाँ पे विकसित होंगे, विज्ञापन आएंगे। तो वो जब आप देखेंगे आधुनिक काल में वो चीज़ें होगी। तो देखिए लिखा हुआ भी है वैसे, समाचार पत्र आ गया, फिर और हिंदी विज्ञापन आपका, हिंदी रेडियो। ठीक है, टेलीविज़न में हिंदी, हिंदी का धीरे 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 करके आपका विकास हुआ। तो वो चीज़ आपको इन पॉइंट से क्लियर होगी। ये सब पढ़ना आपको पड़ेगा। समाचार पत्र मतलब किसने कौन सा समाचार पत्र लिखा था, सबसे पहले कौन सा निकाला गया था, अभी वर्तमान में कौन सा है, मतलब ये सारे सबसे पहले जो है कौन आया था, इस तरीके से ना। और नंबर 6 जो पॉइंट है वो है भारतीय काव्य शास्त्र। ये काव्य शास्त्र का आपका एक अलग जो है आप कह सकते हो कि भाई अलग यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा। काव्य शास्त्र में कौन कौन से पॉइंट को आपको जो है यहाँ पे हाईलाइट करना है। ठीक है, शब्द शक्ति को इन्होंने लिखा है, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण है। तो ये आपको पढ़ना है काव्य शास्त्र में। काव्य शास्त्र अगर मैं कहूँ तो एक अलग तरीके से एक अलग आपका जो है सब्जेक्ट या पॉइंट आप उसको ऐड कर सकते हो, है ना। फिर ये हिंदी व्याकरण वाला भी आपका एक तरीके से अलग ही पॉइंट हो गया। हिंदी साहित्य का इतिहास आपका अलग हो जाएगा और व्याकरण आपकी अलग हो जाएगी। व्याकरण में आपको यहाँ पे पॉइंट हाईलाइट करे गए हैं, संधि है, समास है और काल है। काल में जैसे आपके कितने काल हो गए। ठीक है, और वाक्य है, वाक्य में जैसे नहीं होता एकल है, संयुक्त है, मिश्र वाक्य है और विन्यास है। काल में समास में कौन कौन सा मतलब समास है, जितने भी समास है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। संधि में कौन कौन सी संधि है, और ये सवाल जो है वो कहाँ से एक्चुअली पूछे जाते हैं। जो सवाल आपके आते हैं वो जो है आपके कहाँ से लाइक पूछे जाते हैं, तो वो आपको क्लियर होगा जब आप प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है, पिछले सालों के जो पेपर है वो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। पिछले साल के जो पेपर है वो आप हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोगों का जो सिलेबस है, जो स्टूडेंट 2023 के अंदर CUET PG का एग्ज़ाम देने वाले हैं, देखिए पहले क्या होता था कि आपका जो है अलग अलग यहाँ पर एग्ज़ाम होता था। जैसे JNU में एडमिशन लेना है तो इसका एक अलग एग्ज़ाम यहाँ पर होता था, और अगर आपको BHU में एडमिशन लेना है तो BHU का अलग अलग जो है एग्ज़ाम होता था। दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग होता था, हैदराबाद का अलग होता था, सबका अलग अलग होता था। लेकिन अभी इसको कंबाइंड कर दिया गया है, एक पेपर, एक सिलेबस, एक कोड। बट हर यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले पाओगे, हर यूनिवर्सिटी में आप काउंसलिंग करा पाओगे। तो ये एक सही डिसीजन रहा यूनिवर्सिटी की तरफ से, UGC की तरफ से, कि भाई अलग अलग यहाँ पे बच्चों को फॉर्म नहीं फिल करना पड़ेगा। बट थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे होता है कि जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तो हर यूनिवर्सिटी अपना अपना चार्ज अलग से जो है यहाँ पर लेती है, तो वो बात एक्चुअली बराबर ही आ जाती है। लेकिन पेपर ये पैटर्न ये खैर एक अच्छा हो गया कि भाई अलग अलग उसको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, अलग अलग तैयारी करना, इस तरीके से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अभी सबके लिए यहाँ पर
सेम हो गया है गाइस, है ना। और हम लोग भी जो है एमए हिंदी के लिए आपको तैयारी करवाते हैं। हमारा जो बैच है वो 10 से 15 जनवरी के बीच आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग हर साल तैयारी करवाते हैं, इस साल भी हमने जो है तैयारी करवाई। और जितने स्टूडेंट हमारे पास होते हैं 80 to 90% बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन भी हो जाता है, उनको कोई ना कोई यूनिवर्सिटी मिल जाती है, चाहे कुछ जेएनयू में हो जाते हैं, कुछ बीएचयू में, जामिया में, ठीक है। तो इस तरीके से सिलेक्शन भी हम लोग करके आपका देते हैं। बट उसके लिए ये होता है कि भाई आपको तैयारी जो है वो करनी पड़ेगी। टीचर जिस तरीके से आप पे मेहनत करता है उसी तरीके से आपको भी टीचर को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। तो अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हो, जनवरी वाला बैच ज्वाइन करना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म में आप रजिस्टर कर दीजिए। और जैसे ही बैच का अनाउंसमेंट होगा, जैसे ही हम फ़ी वगैरह लेना स्टार्ट करेंगे, आप लोग जो है फिर अपना फ़ी वगैरह पे कर सकते हो। फ़ी हमारी जो है 2500 रुपये यहाँ पर रहेगी, जिसमें कि हम लोग आपको लाइक एग्ज़ाम तक यहाँ पे पढ़ाते हैं। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इस वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।